Okay, good afternoon, dear students. Today we are going to discuss a new topic, a new chapter, that is molecular basis of inheritance. In this topic, we are going to discuss the molecular basis of inheritance. तो आज के इस लेक्चर के साथ हम एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं. उस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ये क्लास 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 है और ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं. तो आज हम इस टॉपिक को पूरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अभी तक इससे पहले चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल से हमें साबित हुआ कि मेंडल ने जिसे ट्रेड कहा यानी मेंडल में जिसे फैक्ट है, तो ये हम कुछ कैरेक्टर्स को देख के पता करते हैं कि इन पेरेंट्स के बच्चे ऑफ सिबलिंग्स में उनके पेरेंट्स के कुछ ट्रेड्स नज़र आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स नज़र आते हैं. तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी यूनिट है जो पेरेंट्स से उसके बच्चों में उस इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं. तो पूरे दुनिया के साइंटिस्ट उस खोज में लगे थे कि कौन सी जीन उन पेरेंट्स से यानी उनके ऑफ सिबलिंग्स तक एक पर्टिकुलर ट्रेड्स को ले जाते हैं, इनहेरिट होते हैं. आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ultimately scientists observed or find the material which actually are responsible for transmitting the characters from parent to their offspring. तो पहला point, after many years of investigations, after many years of investigations, scientists observe that the genetic materials that inherits information from parent to offsprings, informations from parent to offspring is nucleic acid. Is nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड. अब देखो बहुत सालों की खोज के बाद साइंटिस्ट को अल्टीमेटली पता चला कि इंफॉर्मेशंस को एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स तक ले जाने वाले मटेरियल्स कौन है, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड. तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद आगे आगे हम पढ़ेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होगी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम नहीं करते हैं या अदर एंजाइम्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करते हैं. सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. पहला पॉइंट तो साबित हुआ न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल्स हैं जो इंफॉर्मेशंस को पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स तक ले जाते हैं. दूसरा पॉइंट, इंफॉर्मेशनल माइक्रोमॉलिक्यूल्स. molecules store, transmit genetic informations. Store, transmit genetic informations from parents to offsprings. अब देखो यही न्यूक्लिक एसिड एक इंफॉर्मेशनल माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो इंफॉर्मेशन को स्टोर भी रखते हैं, जो इंफॉर्मेशंस को इनहेरिट भी ले जाते हैं, कैरी करके ले जाते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स तक. यानी अब जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए उस एलिमेंट्स को, उस कंपाउंड्स को क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी. साइंटिस्ट ने खोज की कि जेनेटिक मटेरियल्स के तौर पे जो सर्व कर
जेनेटिक मटेरियल्स के तौर पे जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली हाईली स्टेबल होनी चाहिए। अब हम इस न्यूक्लिक एसिड को क्लासिफाई करेंगे। तो मैंने क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल जो हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल जो तमाम इंडिविजुअल्स के बॉडी में काम कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल that function as a hereditary material. अब देखो जेनेटिक मटेरियल्स मेनली, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कौन काम कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में काम कर रहे हैं, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है। अब तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं। न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप, one is the RNA and the another is the DNA. अब न्यूक्लिक एसिड दो टाइप है, RNA and DNA, RNA and DNA। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे या तो RNA काम कर रहे होते हैं या DNA काम कर रहे होते हैं। अब RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो nucleic acid. In all the organisms present on the earth, they have the genetic material either DNA और RNA। अब हम क्लासिफाई करेंगे कि RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कौन से ऑर्गेनिजम्स में काम कर रहे हैं, इसी तरह DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। अब देखो RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट है सिर्फ दो ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में। सबसे पहले RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं सिर्फ दो ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में। नंबर 1 वायरस, यानी वायरस में RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट है। कौन सी वायरस, पर्टिकुलरली वायरस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर या RNA काम कर रहे होते हैं या DNA काम कर रहे होते हैं। इस हिसाब से कौन से जेनेटिक मटेरियल इनमें प्रेजेंट है, इनके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया जाता है। अगर जिन वायरस में RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं और उन वायरस को हम कहते हैं RNA वायरस, और जिन वायरस में DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं उन वायरस को हम कहते हैं DNA वायरस। तो पर्टिकुलरली RNA वायरस में RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, टैबैको मोजिक वायरस, टैबैको मोजिक वायरस जिसको हम कहते हैं TMV वायरस। दूसरा किन ऑर्गेनिजम्स में, दूसरा ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को वायरॉइड्स, वायरॉइड्स। तो वायरस एंड वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं। RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं या तो वायरस में या वायरॉइड्स में। वायरस और वायरॉइड्स अभी सेल्यूलर लेवल तक नहीं पहुंची है, यानी सेल लेवल तक नहीं पहुंचा। सिर्फ इन ऑर्गेनिजम्स में RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करे। अब DNA किन ऑर्गेनिजम्स में एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करे, इनको फर्दर दो ग्रुप्स में मैं डिवाइड करूंगा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स।
अब देखो, जिनमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करें, उन ऑर्गेनिजम्स को हमने फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया है। नंबर 1 सेल्यूलर एंड एसेल्यूलर। सबसे पहले मैं ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करूंगा सेल्यूलर और एसेल्यूलर लेवल पे, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं, अभी वो सेल लेवल तक भी नहीं पहुंचे, एसेल्यूलर। एसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड नंबर 2 is cellular organism. अब देखो, एसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में वो ऑर्गेनिज्म जो अभी सेल लेवल तक भी नहीं पहुंचे। अब इनमें वायरस, कुछ वायरस में आरएनए ऐसे जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करे और कुछ वायरस में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करें। पर्टिकुलरली उन वायरस को हम कहते हैं डीएनए वायरस, डीएनए वायरसेस। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज यानी दोस वायरस विच अटैक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे अटैक करने वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। उन वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करे। अब उसके बाद सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को फर्दर दो और ग्रुप में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल। अब देखो, सेल के बेस पे सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को फर्दर दो और ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब याद रखो, सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो सेल लेवल तक पहुंचे हैं, उनको फर्दर दो और ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किए। वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, यानी न्यूक्लियस फुली डेवलप नहीं है। डेवलप का मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर इन्वेलोप्स नहीं है, क्रोमोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दैट इज द किंगडम बैक्टीरिया। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? बैक्टीरिया। इन ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी बाकी तमाम यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया से लेकर बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, फिर इसके बाद फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। अब उसके बाद इन वायरस और वायराइड को छोड़ के, वायरस और वायराइड को छोड़ के दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उन सब में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए काम कर रहे हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को फर्दर अगर यानी फर्दर 3-4 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। वन इज प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे किन ऑर्गेनिजम्स में काम करें? आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं सिर्फ वायरस एंड वायराइड्स में। तो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म चाहे प्रोटिस्टा हो, फंगी हो, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल। अब हम आरएनए के बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखो, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है और नॉन जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं, आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करते हैं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम कर रहे हैं। आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक, यानी आरएनए के डबल फंक्शंस हैं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं, आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं। तो आरएनए ऐसे जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं, आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं। जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करते हैं तो किन में? वायरस और वायरॉइड में, वायरस और वायरॉइड में।
तो आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आरएनए की और दो प्रॉपर्टीज है। अब हम आरएनए को और दो ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड करेंगे। वन इज द कोडिंग आरएनए एंड अनदर इज द नॉन कोडिंग आरएनए। शायद यहाँ यो तचंग किसी का कुछ है? बस जाओ, मेहरबानी। कोडिंग आरएनए और नंबर सेकंड है नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए, तो अब आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं और नॉन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं, नॉन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं। अब इधर देखो, नॉन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो आरएनए काम कर रहे हैं वो दो टाइप के होते हैं, कोडिंग आरएनए एंड नॉन कोडिंग आरएनए। अब कोडिंग आरएनए किसे कहते हैं? कोडिंग आरएनए आर दोस आरएनए व्हिच डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। कोडिंग आरएनए उन आरएनए को कहते हैं जिससे डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो उस आरएनए directly involved in protein synthesis. Protein synthesis यानी कोडिंग आरएनए उस आरएनए को कहेंगे जिनसे डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, इन्वॉल्व, अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इन्वॉल्व इन प्रोटीन, वो आरएनए जो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं कोडिंग आरएनए। अब ये आरएनए प्रोटीन को कोड नहीं करते, इससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। इनमें एक एग्जांपल, कोडिंग आरएनए का एक एग्जांपल देता हूं। कोडिंग आरएनए में आते हैं मैसेंजर आरएनए। कोडिंग आरएनए की एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो mRNA, mRNA मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन होती है पहले, फिर उसके बाद ट्रांसलेट होके वहां से बनते हैं मैसेंजर आरएनए। को हर आरएनए के, चाहे वो टीआरएनए हो, आरआरएनए हो, एसआरएनए हो, माइक्रो आरएनए हो, सारे आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होके बनते हैं। लेकिन ये mRNA वाहिद आरएनए है जो आगे जाके वो प्रोटीन को कोड करते हैं, ट्रांसलेट होके उससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब नॉन कोडिंग आरएनए, नॉन कोडिंग आरएनए या तो एडाप्टर आरएनए हो सकता है, एडाप्टर आरएनए, एडाप्टर या स्ट्रक्चरल आरएनए। एडाप्टर आरएनए में टीआरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए में आरआरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए में आर। अब नॉन कोडिंग आरएनए को फर्दर दो और ग्रुप में डिवाइड किया है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइडेड आरएनए एंड लॉन्ग न्यूक्लियोटाइडेड आरएनए। तो इसको और फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड आरएनए, लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आरएनए, लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आरएनए। अब देखो वो आरएनए जिनमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लेस देन 200 है, 200 NTS मीन्स न्यूक्लियोटाइड। जिन आरएनए में 200 से कम, 200 से कम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसे हम कहेंगे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड आरएनए या शॉर्ट स्ट्रैंड आरएनए। लॉन्ग या शॉर्ट स्ट्रैंड आरएनए भी लिखो, शॉर्ट स्ट्रैंड आरएनए, शॉर्ट स्ट्रैंड आरएनए, लॉन्ग स्ट्रैंड आरएनए। लॉन्ग स्ट्रैंड आरएनए में मोर देन 200 न्यूक्लियोटाइड्स। जिन आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की यानी चेन जो है वो 200 न्यूक्लियोटाइड से कम हो उसे हम कहेंगे शॉर्ट स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड, MIRNA, माइक्रो आरएनए। यहाँ पे हम लिखेंगे RRNA, यहाँ और एक mRNA, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये रहा जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हमने कहा चैप्टर की स्टार्टिंग में
जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आजकल दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन सब में न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है, या डीएनए की फॉर्म में या आरएनए की फॉर्म में। डीएनए के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं। बैक्टीरिया से लेकर जितनी भी हायर ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सब में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं सिर्फ वायरस और वायरॉइड्स में। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। अब देखो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक टू बी डिस्कस इट। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आप लोगों को पता होनी चाहिए डीएनए क्या है। सबसे पहले इस डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने, कंपोजिशंस के बारे में पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन कैसे होती। उसके बाद नंबर थर्ड ट्रांसक्रिप्शंस के बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशंस के बाद क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन। फिर इसके बाद जेनेटिक कोड, ये भी हाँ ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, लेग ओपरान वगैरह पढ़ने। फिर इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए। ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं।